हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने टाइटल भी देखा होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं वर्ग 2 के जो सिलेबस है, जो चयन परीक्षा हाल फिलहाल में होने वाली है, उसके सिलेबस के बारे में एक एक मेरा मतलब आप कह सकते हैं कि एक यहाँ पर विश्लेषण है, क्योंकि सिलेबस तो अभी आया नहीं है। तो अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता कि सिलेबस क्या होगा, लेकिन एक चूँकि जो वर्ग 1 की परीक्षा हुई थी पिछले, मतलब उसमें पात्रता परीक्षा हुई, बाद में फिर चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आया। तो उसमें सिलेबस में जो विषयवार सिलेबस आया था, उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया गया था, ठीक है? तो उस परिवर्तन को थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस था, है ना? उसका क्या सिलेबस था वर्ग 1 का, फिर वर्ग 2 की चयन परीक्षा का क्या सिलेबस था? और जो माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 2 का जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, इन 3 चीज़ों को जब हम विश्लेषण करेंगे तो फिर हमें वहाँ पर एक आउटकम निकल कर आएगा कि वर्ग 2 के जो चयन परीक्षा है, उसका सिलेबस कैसा हो सकता है, ठीक है? अब चूँकि सिलेबस नहीं है, तो बच्चे अभी, मतलब जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जस्ट एक उनका क्या कह सकते हैं आप कि अंधेरे में तीर मारने जैसा है, क्योंकि जब तक सिलेबस कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते। मैं आपको यहाँ पर पर्याप्त प्रूफ दूँगा कि वर्ग 1 का सिलेबस कैसा था और वर्ग 2 का सिलेबस कितना ड्रास्टिकली चेंज हो गया। तो वो चीज़ें यहाँ पर हुई थी, तो ऐसा हो सकता है कि वर्ग 2 में भी हो कि आप पात्रता परीक्षा के हिसाब से तैयारी को बनाते हुए चलें और बाद में पता चले कि चयन परीक्षा में सिलेबस में जो आमूल-चूल परिवर्तन आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, यहाँ पर मैं सिर्फ़ 2 विषयों की बात करूँगा। वीडियो हालाँकि लंबा हो सकता है, क्योंकि सिलेबस को डिस्कस करना है, पर मैं कोशिश करूँगा कि सिलेबस बहुत बड़ा, मतलब वीडियो बहुत बड़ा ना बने। तो मैं यहाँ पर 2 विषय, एक आपकी हिंदी और दूसरी इंग्लिश, ठीक है ना? इन 2 सिलेबस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि इनका सिलेबस यहाँ पर कैसा, मतलब वर्ग 1 में था और फिर वर्ग 2 में इनका सिलेबस कैसा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कठिनाई का स्तर क्या-क्या था। तो जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यूएमएस टेट डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब जो वर्ग 1 की जो परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा, उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपका स्नातकोत्तर स्तर का रहेगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो स्नातकोत्तर स्तर लिखा हुआ है, मतलब कि ये पीजी लेवल के डिफ़िकल्टी को पूछेगा, ठीक है? सिमिलरली जो यहाँ पर इसकी चयन परीक्षा हुई थी वर्ग 1 की, उसका भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो स्नातकोत्तर स्तर का लिखा है, मतलब कि पीजी लेवल का लिखा हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा हुई थी, उसका क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। तो यहाँ पर आप देखेंगे एमएस डिफ़िकल्टी लेवल जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका जो लिखा है वो स्नातक स्तर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्नातक स्तर लिखा है, मतलब ये यूजी लेवल का सिलेबस पूछेगा, ठीक है? मतलब लॉजिकल भी है, वर्ग 1 में पीजी लेवल तक पूछेगा और माध्यमिक शिक्षक में यूजी लेवल तक का पूछेगा। लेकिन जो सिलेबस हम आपको दिखाएँगे, उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि उसमें कैसे-कैसे चेंज यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी का जो टेट, हिंदी टेट का मतलब हुआ कि जो यहाँ पर पात्रता परीक्षा हुई थी वर्ग 1 वाली, उसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है? टेट का मतलब यहाँ पर पात्रता, अगर एमएस टेट लिखा होगा तो वो वर्ग 2 है, ठीक है? तो पात्रता परीक्षा के यहाँ पर आप देखिए, मैं ब्रॉड लेवल पे बात करूँगा, आप इसको वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से सिलेबस को देख सकते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर पहला था कि हिंदी का आधार पाठ्यक्रम, ठीक है? हिंदी का आधार पाठ्यक्रम का मतलब हुआ कि जो आपका व्याकरण वगैरह हो गया, इसमें जैसे कि हिंदी की ध्वनि व्यवस्था हो गई, है ना? वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर हो गया, वर्णमाला हो गया, उच्चारण वर्तनी हो गया, संबंधित शुद्धियों उनका संशोधन हो गया, है ना? फिर आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, ये सब हो गए, है ना? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये सब चीज़ें हो गईं। फिर आपका जो वाक्य रचना है, उसमें वाक्य भेद, रचना की दृष्टि से सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य, अर्थ की दृष्टि से विविध, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, है ना? संकेत वाचक, है ना? वाक्य का रूपांतरण, विराम चिन्ह। हिंदी की अर्थव्यवस्था अगर देखें तो उसमें पर्यायवाची, विलोम, एकार्थ, अनेकार्थ शब्द, है ना? एक शब्द के विभिन्न प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब हो गया। अपठित गद्यांश जो कम्प्रिहेंशन वगैरह पूछता है, संक्षेपण, निबंध, पत्र लेखन, निबंध के प्रमुख लेख, उनकी कृतियाँ, हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियाँ हो गया, हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ हो गई। यहाँ पर सिर्फ़ ये लिख दिया है कि हिंदी के प्रमुख कवि।
ठीक है। अब फिर आपका यहाँ पे हिंदी साहित्य अगर हम देखें तो हिंदी काव्य, उनका विकास, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, नामकरण युग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विशिष्ट रचनाकार एवं उनकी प्रतिनिधि रचनाएं, युगीन परिस्थितियाँ, साहित्य पर उसका प्रभाव, और हिंदी गद्य और उसका विकास। ठीक है, तो ये ऊपर पद्य का विकास हो गया, नीचे गद्य का विकास हो गया, है ना। गद्य की प्रमुख विधाएं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, गाद्य की गौण विधाएं आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, ये सब चीज़ें हो गई। फिर काव्यांग विवेचन हो गया। ठीक है, वाक्य काव्य के विभिन्न भेद हो गया, रस छंद अलंकार हो गया। ठीक है, और है ना, फिर यहाँ पर आपका हिंदी भाषा एवं साहित्य हो गया, इसमें राष्ट्रभाषा, परिचय भाषा और अंतर, हिंदी भाषा का विकास, मूलक हिंदी, हिंदी और आधुनिक जनसंचार का माध्यम। तो ये पूरा सिलेबस आपका वर्ग एक में जो पात्रता परीक्षा थी उसमें पूछा गया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वर्ग एक की चयन परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी का क्या सिलेबस था। ठीक है, और उससे आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि कैसे सिलेबस थोड़ा सा चेंज होता है या थोड़ा सा डीप में जाता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं हिंदी की जो चयन परीक्षा हुई थी उसका सिलेबस क्या था। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं पूरा सिलेबस नहीं पढ़ूंगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप उसको पीईबी की साइट में भी जाके देख सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से सिलेबस का जो साइज़ है, आप साइज़ को समझिए पहले। आप मैं एक सिंपल सी बात जो सामने दिखती है कि ये जो सिलेबस पूरा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ वर्ग ए की पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, जो कि पूरे स्क्रीन में आ गया, ऊपर नीचे भी जगह आपको दिखाई दे रही होगी ग्रीन कलर में। लेकिन जब आप पात्रता चयन परीक्षा का सिलेबस देखते हैं तो ये देखिए, पहला पेज तो ये है जिसमें टॉपिक इकाई 13 तक दिया हुआ है, और बाद में ये थोड़ा सा और बढ़ के 20 तक जाता है यहाँ तक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिलेबस का जो मतलब थोड़ा सा डीप लेवल पे सिलेबस जाता है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नेचर का हो जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस था उसमें लिख दिया कि हिंदी की जो प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, अब उसमें कितने प्रमुख हैं, कितने गौण हैं, ये तो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब पात्रता का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि ब्रॉड लेवल पे होता है, उसमें कुछ भी पूछ सकता है वो। लेकिन जब आप चयन परीक्षा में आते हैं तो आपसे वो डीप स्टडी की डिमांड करता है, जो चयन परीक्षा का विज्ञापन होता है। तो वहाँ पर पिन पॉइंट बता देता है कि काव्य में क्या पढ़ना है ना? कब कहानी, उपन्यास में आपको क्या पढ़ना है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया, है ना? मतलब हिंदी की पाली, प्राकृत, मतलब थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपसे पूछना चाहेगा वो। फिर हिंदी का भौगोलिक विस्तार हो गया कि हिंदी का मतलब आप कह सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी कैसी है, पूर्वी हिंदी कैसी है। नहीं, थोड़ा-सा आप जब हरि राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग है ना, उनकी मतलब बोलियाँ, ब्रजभाषा, अवधी बोलियाँ, मतलब जैसे-जैसे आप थोड़ा-सा क्षेत्र बदलते हैं भारत देश के अंदर, तो भी आपको हिंदी की जो भाषा है, उसकी जो एक्सेंट होती है, उसमें थोड़ा-सा आपको चेंज देखने को मिलता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर पूछेगा, ठीक है? फिर हिंदी के विविध रूप जैसे हिंदी, उर्दू, दक्खनी, हिंदुस्तानी, कई तरह की हिंदी के प्रकार हो गए। तो ये आपका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। फिर यहाँ पर आपसे वो हिंदी के भाषिक स्वरूप हो गया, हिंदी की ध्वनियाँ, वर्गीकरण, जो कि पहले आपको मैंने पात्रता परीक्षा में सिलेबस दिखाया था। फिर आपका हिंदी के भाषा के विविध रूप हो गया, बोली है ना, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ये सब मैंने आपको जिस तरह से मैं आपको दिखाया था, वो सब चीज़ें हो गई। फिर देवनागरी लिपि, फिर हिंदी साहित्य दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी के साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ, उनके रचनाकार, फिर पद्य साहित्य। अब देखिए यहाँ पर कितना ब्रॉड लेवल पर आपका ये सिलेबस हर चीज़ को एकदम पिन पॉइंट डिफाइन कर रहा है। इकाई 3 तक मैंने देखा, इकाई 4 आप देखिए, हिंदी साहित्यिक दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन पद्धतियाँ, विभाजन, नामकरण हो गया। फिर आपका 5वां नंबर हो गया पद्य साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल। फिर छठवां आपसे पूछता है, मतलब सबको अलग अलग कर रहा है, आप ध्यान से देखिए। पद्य साहित्य में भी कई पार्ट्स में डिवाइड करा है। इकाई 5 में आपसे पद्य साहित्य पूछ रहा है वो आदिकाल और भक्तिकाल का, और इकाई 6 में पद्य साहित्य आपसे रीतिकाल, आधुनिक काल का पूछ रहा है। ठीक है ना? फिर उनके प्रमुख रचनाकार, ये सब चीज़ें आपसे मतलब एक ब्रॉड लेवल पे आपसे डिमांड करता है वो। फिर 7वीं इकाई गद्य की प्रमुख विधाएं हो गई, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना हो गया। फिर गद्य की गौण विधाएं हो गया, ठीक है, प्रमुख विधाएं हो गई गद्य की, और गद्य की गौण विधाओं में आ गया आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार का प्रमुख विकास, प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं। मतलब कितना ब्रॉड लेवल आप समझिए।
फिर इकाई 9 में आपसे पूछता है काव्य परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद एवं उनका सामान्य परिचय, रस छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, रोला, उल्लाला, सवैया और गीतिका, हरिगीतिका, अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत, विशेषोक्ति, उदाहरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, व्यतिरेक, विरोधाभास। आप समझ रहे हैं ना कितना डीप जा रहा है वो। फिर इकाई 10 में आप देखिए शब्द भंडार, स्रोत, आधार, तत्सम, उद्भव, देशज, विदेशी, संस्कार, क्षेत्रीय, है ना, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी। मतलब कितना हर जगह पर आप देख रहे हैं कि उपसर्ग चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा-सा डीप लेवल पे, ठीक है? फिर वाक्य रचना 11वां हो गया। इसमें आपका लिंग वचन कारक हो गया, ठीक है? फिर आपका अनुवाद, अनुवाद का स्वरूप, क्षेत्र, प्रक्रिया, भूमिका, कार्यालयीन, हिंदी, अनुवाद, जनसंचार। फिर 13वीं इकाई आपकी हो गई जनसंचार प्रौद्योगिकी चुनौतियाँ विभिन्न, मतलब थोड़ा-सा आपका समसामयिकी से भी जुड़ रहा है कि जनसंचार की अभी क्या चुनौतियाँ हैं, वो सब चीज़ें आपके लिए। तो इस तरह से आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो रहा है। फिर आप आगे देखिए, इकाई 14 अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास, रामचरितमानस, है ना, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल। इकाई 16 में बाल मुकुंद, मतलब सबकी रचना स्पेसिफिक लिख दिया है कि कौन कौन से, मतलब अगर तुलसीदास से पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना है। जैसे तुलसीदास में रामचरितमानस पढ़ना है, कबीर में बीजक पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद में कामायनी पढ़ना है, प्रेमचंद में गोदान पढ़ना है, फणीश्वर नाथ रेणु में मैला आंचल हो गया, श्रीलाल शुक्ल में राग दरबारी हो गया, बाल मुकुंद में विदाई। मतलब आप इन सबको आप एक एक करके देख सकते हैं, मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा बस, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, शरद, सॉरी ये आगे हो गया, शेखर जोशी हो गया, हरिशंकर परसाई हो गया, महादेव वर्मा हो गया, सुमित्रा नंदन पंत हो गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, माखन चतुर्वेदी हो गया, है ना, भवानी प्रसाद मिश्र हो गया, दुष्यंत कुमार हो गया, गिरिजा गिरिजा कुमार माथुर हो गया, हरिवंश राय बच्चन हो गया, धूमिल गजानन माधव मुक्तिबोध हो गया, नागार्जुन हो गया। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा वो डीप लेवल में चीज़ें घुस रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा अगर एमएस का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक तो अपना एमएस है, एमएस हिंदी का आप जो टेट का यहाँ पर सिलेबस देखिए, तो कि जहाँ पर कैसी चीज़ें यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे वाक्य बोध हो गया, विराम चिन्ह हो गया, उनका अनुप्रयोग हो गया, वाक्य रचना, शुद्ध वाक्य, वाक्य परिवर्तन, वाक्य प्रकार, रचना, अर्थ, वाच्य के आधार, वाक्य बोध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उनका वाक्यों में प्रयोग, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य बोध में काव्य, काव्य की परिभाषा, काव्य प्रबंध, काव्य मुक्तक, काव्य, काव्य गुण, छंद, मात्रिक छंद, वाणिक छंद, कुंडलियाँ, घनाक्षरी, मंद कांतरा, छप्पय, कवित्र, सवैया, अलंकार में यमक, श्लेष, व्याजस्तुति, व्याज निंदा, विभावना, विशेषोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, विरोधाभास, अपहित, रस परिचय में अंग रस भेद, अपठित गद्यांश, वो तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो है ना। निबंध निबंध लेखन हो गया, सामाजिक, सांस्कृतिक, समसामयिक घटनाओं, विचारात्मक, भावनात्मक, ललित विषयों पर निबंध लेखन, पत्र लेखन, औपचारिक, अनौपचारिक, साप्ताहिक समस्याओं के समाधान हेतु संपादक के नाम पत्र। हिंदी साहित्य में आपका काव्य हो गया, उनका विकास हो गया, पद्य साहित्य हो गया, आदिकाल, भक्तिकार, इतिकाल, सामान्य परिचय। ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा। उसी तरह से आपका छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं। फिर गद्य और गद्य का विकास में आपका हो गया निबंध, नाटक, कहानी हो गया, परिचय, लेखक हो गए। फिर भाषाई विकास हेतु नीति शास्त्र हो गया, है ना। और फिर लास्ट थोड़ा सा आपका ये पेडागॉजी टाइप की चीज़ें हैं, थोड़ा सा भाषा शिक्षण हो गया, मतलब पढ़ाने का क्या तरीका है, तो उस पर हम बात नहीं करें, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार पेडागॉजिकल चीज़ें वो नहीं पूछेगा, विषय पे जाएगा, है ना। हो सकता है कुछ परसेंट पूछ दे, अभी वो भी कन्फर्म नहीं है। तो वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो वर्ग एक का सिलेबस था, पात्रता परीक्षा हिंदी का और चयन परीक्षा का जो सिलेबस था, और उसमें आपने देखा कि किस लेवल का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो माध्यमिक शिक्षा की जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, वो आपको एक जस्ट आप कह सकते हैं कि पूरे पिक्चर का 20% है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिलेबस, जैसे आपने देखा यहाँ पर कि जो काव्य विकास पर जो पद्य विकास हो गया, गद्य विकास हो गया, इन चीज़ों को कितना ज़्यादा एलेबोरेट करके वो वर्ग एक की चयन परीक्षा में पूछा है। तो अब जब तक सिलेबस नहीं आ जाता तो कुछ भी कहना यहाँ पर, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, आप ये चीज़ को लेके थोड़ा सा मतलब मेंटली प्रिपेयर रहिए कि हो सकता है कि ये सिलेबस जो है थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे चेंज कर दे। जब तक सिलेबस, मतलब व्यापम को भी चाहिए कि सिलेबस को वो जल्दी से जल्दी पब्लिश कर दे, क्योंकि भले वो विज्ञापन ना निकाले, पद की वृद्धि जो भी पद है वो सब बाद में बताए जब परीक्षा लेना हो, लेकिन सिलेबस तो बच्चों को दे देना चाहिए ताकि वो
उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। तो फ्रेंड्स ये रहा हिंदी का सिलेबस, ठीक है। अब थोड़ा सा इंग्लिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में इंग्लिश की बात करूँगा। तो फिर मैं वही बात, कठिनाई के स्तर आपको मैंने बता ही दिया है कि जो वर्ग एक है उसमें पीजी लेवल का सिलेबस पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पीजी लेवल का सिलेबस है दोनों में, चाहे वो पात्रता हो और फिर चाहे वो चयन हो, दोनों में पीजी लेवल का सिलेबस पूछ रहा है। और आपका जो एमएस है, जो टेट हुआ था एमएस का, वो आपका यूजी लेवल का सिलेबस था। अब इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो वर्ग एक का पात्रता परीक्षा का सिलेबस आप देखते हैं कितना छोटा सिलेबस है, ठीक है। साइज को ही आप देख के समझ सकते हैं, ये इंग्लिश का सिलेबस है। मैं हल्का से इसको पढ़ देता हूँ। पहले हम लोग थोड़ा साइज को कंपेयर कर लेते हैं। इंग्लिश का ये पात्रता परीक्षा का हो गया, और ये चयन परीक्षा का सिलेबस आप देखिए कितना बड़ा सिलेबस, 20 यूनिट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इंग्लिश का जो सिलेबस था पात्रता परीक्षा का, उसमें पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया पूरे चीज़ों को। पार्ट ए में उसने ग्रामर को पूछा, जैसे इसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, वर्ब, मॉडल्स, एडवर्ब, टेंस, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, क्लॉजेज, है ना, डिटर्मिनर्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नंबर, जेंडर, प्रोनाउंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, vocabulary of opposite synonyms, one word substitutions, homonyms, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, ये चीज़ें आपका थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो पार्ट बी है उसमें फिक्शन, ड्रामा, पोएट्री, प्रोज, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड फॉर्म ऑफ पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। जैसे फिक्शन में उन्होंने पूछा है जेन ऑस्टिन, चार्ल्स डिकेंस, है ना। इंडियन में अनीता देसाई, खुशवंत सिंह हो गया, खुशवंत सिंह। फिर आपका ड्रामा में बेनार्ड शॉ हो गया, विलियम शेक्सपियर हो गया। इंडियन में रविन्द्रनाथ टैगोर पूछा उन्होंने। पोइट्री में पीबी शैली हो गया। इंडियन में सरोजनी नायडू हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया, रॉबर्ट ब्रोविंग हो गया। प्रोज में क्या है, फ्रांसिस बेकन ऑफ स्टडीज ऑफ फ्रेंडशिप, विलियम हेजलिट्स, है ना, फादर्स लेटर। मतलब ये कई उनके टाइप्स हैं, कैसे कैसे उन्होंने मतलब जो चीज़ें लिखी हैं। जैसे कि रविन्द्रनाथ जवाहरलाल नेहरू के भी लेटर्स बहुत फेमस है। उनकी बुक हो गई टीन एज डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया, है ना, बुक्स वगैरह इनके नाम पे, तो उनको पढ़ना है। फिगर्स ऑफ स्पीच में आप फॉर्म ऑफ पोएट्री देख सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। और पर्सोनिफिकेशन हो गया, पैराडॉक्स हो गया, आयरनी हो गया, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर पढ़ना है। तो मतलब सिलेबस थोड़ा सा कंसाइज लेवल का है, ठीक है। अब इसका अगर हम वर्ग एक का सिलेबस देखते हैं जो चयन परीक्षा का हुआ था, उसमें उन्होंने क्या किया है कि उस सिलेबस को एलोबरेट कर दिया है। तो वर्ग एक की चयन परीक्षा का जब सिलेबस देखते हैं, तो यहाँ पे यूनिट 1 में रीडिंग अनसीन पैसेज हो गया, है ना, फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव हो गया। यूनिट 2 में पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नॉन प्रोनाउन, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनेंट्स, आर्टिकल्स, सब मतलब ग्रामर का पार्ट हो गया। वो यूनिट 3 में टेंस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट क्लॉजेज हो गया। फिर आपका यूनिट 4 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज हो गया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। यूनिट 5 में कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज हो गया। यूनिट 6 में वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, प्रेज, है ना, फ्रेजल वर्ब, होमोफोन, होमोनिम्स, होमोग्राफ। देखिए वहाँ पर सिर्फ होमोनिम्स पूछा था, यहाँ पर होमोफोन भी पूछ रहा है, होमोग्राफ भी पूछ रहा है, प्रीफिक्स सफिक्स, मतलब कितना एलोबरेट कर दिया सिलेबस को। यूनिट 7 में फिगर्स ऑफ स्पीच, स्माइल, मेटाफोर, है ना, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, हाइपरबोला, हाइपरबोल। और फिर आपका ये फॉर्म ऑफ पोएट्री हो गया, लिटरे ये क्या है, ये लिटरेरी डिवाइसेस हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि कुछ बुक्स के चैप्टर्स को उन्होंने पूछा है। जैसे आप देखिए चैप्टर यूनिट 9 से क्लास 9th का जो एमपी का बुक है उससे पूछ रहा है टॉपिक। फिर क्लास 9th, सॉरी 9th का हो गया, ये 11th का हो गया। फिर ये क्लास 12th का हो गया, फिर ये क्लास 9th का हो गया, 9th का हो गया, ये 10th का हो गया, ये 11th का हो गया, ये 12th का हो गया। फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछ रहा है ना, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसा कि हिंदी में ही पूछा था। फिर पोइट्री में आप देखिए पूरा सिलेबस चेंज। पोइट्री में यहाँ पर उन्होंने पहले कुछ और पूछ रहे थे, यहाँ पे आप देखिए सिलेबस को ध्यान से, तो पहले उन्होंने पोइट्री में कुछ और भी पूछा था। जैसे ये देखिए पोइट्री में आपकी ये पीवी शैली हो गया, इंडियन सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर,
यहाँ पर पूरा चेंज कर दिया इन्होंने। पोएट्री में जॉन मिल्टन हो गया, डब्ल्यू वीट्स हो गया, विलियम वर्डवर्थ हो गया, जॉन डॉन हो गया, है ना। प्रोज में भी चेंज कर दिया इन्होंने, फिक्शन में भी चेंज कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ड्रामा में विलियम शेक्सपियर हो गया, विलियम कॉन्ग्रीव हो गया, है ना। ऐसे करके उन्होंने सिलेबस को, मतलब जो नए टॉपिक इन्होंने यहाँ पर पूछे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो MS इंग्लिश का जो सिलेबस था वो क्या था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार वो जो चयन परीक्षा होगी उसमें पेडागोजी नहीं पूछेंगे, सिलेबस पे जाएंगे, सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आप यहाँ देखिए ध्यान से कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज पार्ट ए में पूछ रहे हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बता भी रहा कि 200 वर्ड्स का आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया उसके बारे में। पोयम हो गया, 15 लाइन की पोयम हो गई। फिर वोकेबुलरी पूछ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना, अपोजिट सिनोनिम्स, फ्रेज, एडियम, वर्ड फॉर्मेशन, फंक्शनल ग्रामर में टेंस, मॉडल, टर्मिनर्स, आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशन, प्रिपोजिशन, क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछ रहे हैं। फिर राइटिंग में आपसे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो गया, है ना, बिजनेस बिजनेस ऑफ और ऑफिशियल लेटर हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, पर्सनल इनफॉर्मल लेटर्स हो गया, एप्लीकेशन फॉर जॉब्स हो गया। तो ये चीज़ें वहाँ पर वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको भी कंपेयर किया जाए अगर सिलेबस के हिसाब से, तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या है कि उस तरह से नहीं पूछा कि आपका ड्रामा, है ना, फिक्शन, ये सब वो नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो सिलेबस में चाहेंगे तो वो चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो 9th और 10th का सिलेबस है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक जैसे 9th और 10th के बुक्स उन्होंने उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 9th का सिलेबस है, द रोड नॉट टेकन, रेन ऑन द रूफ। ये सब जो टॉपिक्स हैं ये सब आपके 9th के हैं। मतलब अगर कोई MS का टीचर बनेगा तो 9 10 तो पढ़ाएगा ही वो। तो हो सकता है कि वो यहाँ से टॉपिक ले ले। मैं ये नहीं कहता कि आप वर्ग 1 के सिलेबस से प्रिपरेशन करिए, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि सिलेबस क्या है, कि वो चेंज हो सकता है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो हो सकता है कि 20% में उसको कवर कर दे, यूनिट्स में डिवाइड कर दे। तो जब तक सिलेबस कंफर्म नहीं आ जाता, पिन पॉइंट सिलेबस नहीं आ जाता, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियल है, उससे आप कंप्लीट उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। लेकिन चेंज के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए मेंटली। हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए। अगस्त में परीक्षा लेने को बोल रहे हैं, अब पहले मई में ये नोटिफिकेशन आने की बात हो रही थी। अब फिलहाल कह रहे हैं कि जून में इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो जून, जुलाई, अगस्त 2 ही महीने आपको मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पर अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। मैंने 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया, क्योंकि मैं पूरे सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक ही वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यही वीडियो कम से कम 20-22 मिनट की हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो उसमें मैं आपको संस्कृत और उर्दू कवर करूँगा, उसमें मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। और आगे चल के फिर मैथ्स और साइंस और फिर सोशल साइंस, मतलब मैं ऐसे करके वीडियोस को बनाऊँगा, क्योंकि सिलेबस बड़े बड़े हैं, उनको रीड करने में, उनको पूरा एनालाइज करने में टाइम लगता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।